हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करा दिए हैं और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ RWA के जो एक पेड टेस्ट सीरीज आई हुई जाके उसके सोल्यूशन कराता हूँ। बाकी आप लोग जानते हैं जाके कि वहाँ की जो मॉक होते हैं जाके उनके हर एक मॉक के हर एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू आ जाके, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तब आप खुद ही देखेंगे जाके कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जाके कि जो आपको अलग टाइप का मिले। तो आज हम लोग बात करेंगे जाके प्रैक्टिस नंबर 6 और ये जो सीरीज है मैं आपको एग्जाम तक कराऊंगा जाके, ठीक है ना। जब तक वहाँ पे पेड टेस्ट है जितने भी मॉक रहेंगे वो सारे सोल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या करे कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है, सॉरी 51 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब जब 2 साल का साधारण ब्याज क्या है 42 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि पहले साल का जो साधारण ब्याज और पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जाके वो क्या होता है, इक्वल होता है जाके। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 2 साल का जो साधारण ब्याज 42 है तो 1 साल का 21 हो गया जाके, तो जो हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी पहले साल का वो भी तो 21 ही होगा जाके ना। तो अब जब पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होगा तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 30 रुपए आ जाएगा। अब ये 30 क्यों आया, ठीक, जबकि साधारण ब्याज दूसरे साल का भी 21 होगा, वो क्यों आया ज्यादा। देखो पहले साल से 21 से 30 क्यों हो गया, क्योंकि उसने 9 रुपए का क्या किया साधारण ब्याज, मतलब कि 9 रुपए का उसको ब्याज और मिला 21 पर, ठीक है। तो उसको जो 9 रुपए का ये ब्याज मिला है जाके 21 पर मिला है। अगर हम यहाँ से इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी जाके। अगर हम यहाँ से रेट निकाले जाके 3 तरह का 9 3 7 21, तो 300/7% हमारी रेट आ गई जाके। एक बार और अब ध्यान से समझना कि ये रेट हमने कैसे निकाली। देखो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो पहले साल का सेम ही होता है जाके, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो पहले साल का तो 21 ही होगा जाके, तो दूसरे साल का होगा जाके 30। अब 30 क्यों, 21 से 30 क्यों हुआ, क्योंकि उसको 21 वर्ष मतलब कि इंटरेस्ट मिला है जाके, ब्याज मिला है। वो कितने का मिला है, 9 का ब्याज मिला है, ठीक है। तो 9 का ब्याज 21 में मिला है जाके, तो ये 1 साल के लिए है जाके, तो 1 साल के हिसाब से हमने रेट निकाल ली जाके। अब हमको ये क्या कर रहा है कि हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना जाके। तो प्रिंसिपल बराबर हमारा कितना, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन में 100 होता है। एसआई हमारा 1 साल का 21 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको कितनी दी है 300/7%, ठीक है ना, बटे में 100 हमारा हो जाएगा जाके। अब ये हमें टाइम एक रखना है तो रखो या ना रखो, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा 3 7 21, तो प्रिंसिपल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल बराबर हमारा आ गया जाके 49 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन दो। अच्छा देखो कह रहा है कि ए बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। इसके मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं। अगले ऑप्शन क्या है, देखो ए ऑप्शन 4000 दिया है, बी ऑप्शन 2950 दिया है, जो सी ऑप्शन हमारा होगा जाके, जो सी ऑप्शन होगा जाके वो हमारा हो जाएगा 3600, ठीक है। और जो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जाके 4200 रुपए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गया जाके। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे जाके। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि ए बी और सी ने साथ मिलकर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7000 का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8000 का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12000 का निवेश किया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना रुपए था, तो इस लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि ये टोटल लाभ कितना है जाके 14,750 रुपए है। अब हम इसका 20% निकाल लेंगे, तो क्योंकि 20% जब हटा देंगे जाके, देखो वो क्वेश्चन में ये समझना कि कह रहा है कि कार्यकारी सदस्य कौन था, एक कार्यकारी सदस्य था, मतलब कि ये सब कार्य वगैरह ये सब मतलब काम भी करता था, बाकी लोग केवल पैसा लगा देते थे,
तो जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के लिए, उसे श्रम के लिए 20% लाभ अलग से मिलता था। अगर टोटल लाभ इतना हो रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 4 देखो 20%, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा जाके 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर हम 20% निकाल लेंगे इसका, फिर इसमें से घटा देंगे, जो लाभ आएगा वो तीनों लोगों में इक्वल बटेगा। तो अगर हम शेष ऐसे ही निकाले, घटाना न पड़े, तो शेष हमारा 4/5 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और 5 25 0 2950, और 4 का इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 का इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 4 पंचे 20 का 0, 4 9 36 38, और 4 दूनी 8 3 11,800 रुपए। ये वो प्रॉफिट होगा जाके, ये वो प्रॉफिट होगा जो ए बी और सी में इक्वल बटेगा जाके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि ए जो है 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश करता है। तो अगर ए जो है 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश करता है, तो अगर हम इसको 12 × 7, देखो मिनिमम जीरो जो होते हैं हम लोग वो काट देंगे, जैसे 3 यहाँ 3 जीरो, मिनिमम कॉमन जीरो जो होंगे वो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम बी का रेशियो निकालें, तो बी कितने महीने के लिए काम कर रहा है, 8,000 के हिसाब से 8 3 जीरो काट दिए तो 10 × 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सी का निकालें, तो सी के लिए क्या करेंगे, सी कितने टाइम के लिए ले रहा है, 6 महीने के लिए 12,000, मतलब कि 6 × 12। अब इसमें भी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, हम इसको 4 से काटे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और 4 तियाँ 12, तो ये हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 21:20:18। ये ए बी सी का क्या आ गया जाके, अनुपात आ गया जाके, कि इन्होंने पूंजी जो है इस अनुपात में निवेश की। तो जो हमारा पूंजी के निवेश का अनुपात होता है, उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है जाके। तो अगर हम एवरेज में देखें, अच्छा यहाँ पूछ कह रहा है इसमें लाभ में सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम आंसर देखें तो सी हमारा क्या जाके 9, मतलब जो हमारा आंसर होगा जाके वो 9 का मल्टीपल होगा जाके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें 9 का मल्टीपल हमारा कौन सा आंसर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी मल्टीपल नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो हमारा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। बाकी हमें ऑप्शन में कुछ और करना नहीं, अगर हम ये कुछ भी ना करते जाके, ठीक, ये भी नहीं करने की जरूरत थी। हम अगर डायरेक्ट पहले रेशियो निकालते, ठीक, रेशियो निकाल के हम एक बार अगर ऑप्शन पे नज़र डालते, क्योंकि यहाँ उसने हमसे सी का हिस्सा पूछा था 18 मतलब वो आंसर हमारा 9 से मल्टीपल होना चाहिए। अगर मान लो हमें ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि जो हमारे 9 से मल्टीपल होते जाके, तब हम जाके मेथड का यूज करते जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार 12 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, अगली 15 किलोमीटर दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगली 20 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कह रहा है कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो जो एवरेज स्पीड होती जाके, जो एवरेज स्पीड होती जाके वो हमारी क्या होती जाके, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, बटे में टोटल टाइम होती जाके। अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखें तो देखो 12 किलोमीटर, ठीक है, 15 12 15 27, ठीक है। अब इसके बाद 20 मतलब 47 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस चली जा रही है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली जा रही जाके, 47 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चली जा रही है। अगर हम यहाँ से टोटल टाइम निकालें, अगर हम यहाँ से टोटल टाइम निकालें, टाइम बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे में, ठीक, डिस्टेंस बटे में स्पीड। जो अगर हम इसका टाइम निकालें जो 12/30 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका टाइम निकालें ये 15/45 हो जाएगा। हम इसका टाइम निकालें जिसका कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर दूरी 60 की स्पीड से, 20/60, ठीक है। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे जाके 6 से कैंसिल कर दें, ठीक है, 6 से ये 5 ये इसको काट दो, ये 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 और ये आ जाएगा जाके 5, ठीक। अगर हम यहाँ पे तीनों का एलसीएम देखें, 5 3 और 3 इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इनका एलसीएम 15 आ जाएगा। ये जो हमारा 15 होगा ऊपर उठ के चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ 15 करने के लिए यहाँ पे 2 9 5 5 10 और ये 16 आ जाएगा।
अब देखो हमने बस इतना कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक बार ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो कोई भी हमारे आंसर पूर्णांक में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सब दशमलव में आएंगे अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ भाग किससे किया जा रहा है, 16, मतलब अगर हमारा नीचे कुछ भी आएगा 16 ही आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर 2 ऑप्शन होते तो हम इसको सॉल्व करते, अब हमारे 2 ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो हम लोग ऑप्शन पे अगर नज़र देख रहे हैं कि यहाँ 17 है तो 17 से भाग किया नहीं जा रहा, यहाँ 26 है 26 से ही भाग नहीं किया जा रहा, यहाँ 16 है, हाँ ये हमारा आंसर होगा, यहाँ भी क्या जाके 19 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। जब भी आप एग्जाम में बैठना क्वेश्चन को बनाना और ध्यान रखना ऑप्शन पर भी, ठीक है, इससे आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे जाके। बस आप इसकी लेकिन प्रैक्टिस अभी से करके जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जाके, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करने के बोलता हूँ, ठीक है। और आप जब देखा कीजिए कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है, तो कह रहा है 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो उस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है उसने कि जब वो 10% का लाभ उसका होता है तो वो 4125 रुपये में बेचता है, मतलब 10% मतलब कि 110% की हमको वैल्यू कितनी दी है जाके 4125 दी है। अब वो कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 18% का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य 118 की हमसे वैल्यू पूछ रहा है जाके, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको यही बोला है कि अगर जब भी, अब बताओ आप 118 भाग करेंगे कितना बड़ा पड़ेगा ना जाके, ठीक। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हम मान लो इसको करते हैं जाके, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कैलकुलेशन यूनिट डिजिट कैसे करूं, मतलब कि सॉरी डीएस मेथड से करूं जाके, डिजिटल सम से करूं, तो अगर हम यहां पर नीचे का देखें जो डिजिटल सम आएगा 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 8 1 9 9 1 10 का मतलब यहाँ भी 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ का डिजिटल सम 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 3 बचेगा, ठीक है। अब जब ऊपर ये 3 ये 1 और नीचे 2, ठीक है, ये तो हो जाएगा 3 एकम 3। अगर कभी भी नीचे हमारा कितना आ जाए, अगर कभी भी हमारा नीचे जो है 2 आ जाए तो उसके लिए जो हम लोग गुणा करते हैं जाके ऊपर हम लोग 5 से गुणा करते हैं जाके, ठीक है ना, और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। याद रखना कि जब आप डिजिटल सम लगाएंगे अगर नीचे हमारा 2 बनेगा तो हम लोग 5 से गुणा करते हैं जाके, ठीक है। अगर 5 बने तो 2 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा 5 ये 15 हो जाएगा। 15 का मतलब हमारा डिजिटल सम 6 आ जाएगा जाके। तो जिस भी आंसर का डिजिटल सम 6 होगा जाके वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें 5 4 9, यहाँ 4 आ रहा तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5 4 9 और ये 6 आ रहा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी हम देखेंगे अगर हमें 2 ऑप्शन मिल गया ऐसे तो हम लोग फिर से इसको और कोई तरीका देखेंगे जाके, ठीक है। आप ये ना सोचना कि अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो कोई और तरीका नहीं है, ठीक है ना। उसके आगे भी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग बताए देखेंगे कि कैसे होगा अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये 5 4 9 1 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 4 8 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है जाके 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सवालों को करेंगे, कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है, तो आप एग्जाम में टाइम से पेपर कर पाएंगे जाके। वरना आपको ये बस यही रहेगा कि गुणा नहीं आ रहा, भाग नहीं आ रहा, मेथड सब कुछ पता है, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु इतनी है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु इतनी है, 5 वर्ष के बाद छात्रों तथा कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या होगी। अब देखो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर आप 20 छात्रों का योग निकाल लो, ठीक, 5 साल बाद, ठीक है ना, फिर टोटल योग निकाल लो, ठीक। यहाँ पे इसका 5 साल के बाद का टोटल योग सबको जोड़ दो और 20, अब एक शिक्षक शामिल हो जाएगा, 21 से भाग कर दो। तो ये जो तरीका है जाके ये हर बच्चे को पता है, ठीक। बाकी अगर इस मेथड से आप जब एग्जाम में करने बैठेंगे जाके, जब वहाँ पे आप 1 घंटे में, ठीक है ना, 80 क्वेश्चंस करेंगे जाके, तो अब तब आपको इस मेथड के द्वारा जो आप समय लगाएंगे जाके उससे आपका पेपर कभी एग्जाम में पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जाके कि देखो वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु इतनी है, ठीक है। अब देखो वो हमसे बात कह रहा है कि अध्यापक की औसत आयु इतनी है। अच्छा ये 5 वर्ष के बाद छात्रों और छात्र
कक्षा अध्यापक की औसत आय, ये हमसे पूछ रहा है। अगर आज 20 छात्रों की औसत आय इतनी है और हमसे 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल बाद इनकी जो औसत आय होगी जाके 20 छात्रों की जो औसत आय होगी वो कितनी हो जाएगी जाके 5 साल बाद वो 20.5 हो जाएगी। ठीक, 5 उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि इतने नंबर का सम या औसत इतना है जाके एवरेज इतना है, तो अगर उसके प्रत्येक नंबर में 10 की वृद्धि की जाए तो उसका औसत कितना होगा, तो वो उतना ही बढ़ जाता है जाके। तो ये हमारी 5 साल बाद 20 छात्रों की औसत आई आ गई। अब यहाँ पर जो अध्यापक है वो तो एक ही है ना, अध्यापक तो एक ही है। अब इनकी औसत आयु कितनी दी है, अध्यापक की औसत आयु देखो वर्तमान में तो 47 है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगी, मतलब 52 हो जाएगी जाके। अब हम लोग अगर ऑप्शन पे देखें तो कुछ 21.22, 22 कुछ आ रहा है, तो हम लोग इसका एवरेज मान लेंगे कि मान लिया कि इनका एवरेज कितना है जाके, हमने मान लिया कि इनका एवरेज 22 है। अब हम इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये देखेंगे कि कम है कि ज़्यादा, ये हमारा 1.5 क्या है, कम है। तो 20 लोगों में कितना कम होगा जाके, -30। जब हम लोग 20 × 1.5 का गुणा करेंगे तो -30 की कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको देखेंगे कि ये क्या है, ये हमारा कितना ज़्यादा है, ये हमारा 30 ज़्यादा है, तो हम लोग एक पर देखेंगे तो 30 ही आ जाएगा। तो ये और ये हमारा अगर इनका सम हमारा 0 आ जाए, ठीक है, अगर इनका सम 0 आ जाए तो जो हम लोग एवरेज मानते हैं वही हमारा एवरेज होता है। अगर हम -30 + 30 देखें ये 0 हो जाएगा तो मतलब एवरेज जो हमारा होगा जाके 22 ही होगा। मतलब कि 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आय क्या आ जाएगी, 22 ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस आया तो इधर माइनस उतना ही आना चाहिए, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग देखेंगे कि हमारा बीच वाला जो माना वो एवरेज सही है। अब लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक, यदि 8% का लाभ हुआ तो वस्तु क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया गया। अब देखो एक सीपी बटे एमपी में रिलेशन हमारा क्या होता है जाके कि 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये हमारा क्या होता है जाके, ये हमारा सीपी और एमपी में रिलेशन होता है। देखो हमको उसने वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाए। तो इसके लिए हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस हमको इनका रेशियो ही मिल जाए। तो हम लोग अगर इनका रेशियो देखिए सीपी बटे एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 8% का 19% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पे डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 81 आ जाएगा, और 8% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 108 आ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस लेंगे, लाभ होगा तो हम लोग माइनस लेंगे। अब अगर हम यहाँ से इनका रेशियो निकालें तो 27 × 81, 27 × 108। ठीक, आप में पहाड़ा आपको आना चाहिए जाके, कम से कम 40-50 तक पहाड़ा आप सीख लो जाके। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें कि सीपी हमारा अगर 3 था तो अगर हमें मार्केट प्राइस 4 करना है, ठीक है, तो 3 पर कितने की वृद्धि की जा रही, 1 की वृद्धि की जा रही। अब इसी को परसेंटेज में चेंज कर लेना है, यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती जाके 33 से 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो कह रहा है कि आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करें। देखो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा, परिमाप हमारा क्या होता है जाके 2l + b, अगर हम लोग रेशियो में देखें तो l + b कितना आ जाएगा जाके, देखो परिमाप हमारा l + b होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहे हैं ना खेत का परिमाप हमारा l + b होता है, तो अगर हम लोग रेशियो में देखें इसका योग कितना हो जाएगा जाके 20 आ जाएगा जाके ना। तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर 20 का मल्टीपल होगा जाके। ठीक, आंसर हमारा 20 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 का मल्टीपल नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही जो हमारा 20 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्वेश्चंस को करेंगे जाके। ठीक है ना, यही मेथड आपको एग्जाम में वहाँ करना है जाके।
हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात इतना है। ठीक है, एक बस है और एक कार है, इनकी चालों का अनुपात कितना है, जाके स्पीड का रेशियो दिया है, जाके 7:11 दिया है। अब कह रहा है यदि कार 396 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है। ठीक, यहाँ से हम लोग अगर कार की यहाँ से चाल निकालें तो 396/6 तो कितना आ जाएगा, जाके 36 छक्का 396 हो जाएगा। ठीक, या आप ऐसे कर लो कि 6×36, 3×6×36, सॉरी यहाँ 66 आ जाएगा, 66 छक्के हो जाएगा ना, तो 66 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये हमारी कार की स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति आवर। कार की स्पीड रेशियो में कितनी दी है, जाके 11 दिए, इसका कितने गुना है, 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना ही हमारी स्पीड हो जाएगी। बस की स्पीड 6×42, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। जाके हम लोग बात करेंगे, जाके एक मिनट, रुको बस। अब देखो कह रहे हैं कि एक बस और एक कार की चाल, तो ए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। एक तीसरी पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। देखो यहाँ पर 3 पाइप मान लिया, ए है वो 5 घंटे में भर रहा है, जो बी है वो 8 घंटे में भर रहा है, और जो सी है वो 10 घंटे में क्या कर रहा है, खाली। उसके लिए माइनस लगा लेंगे। अगर हम टंकी की टोटल क्षमता निकालें तो इनका एलसीएम हो जाएगी, जो कि हमारा 40 हो जाएगा जाके। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर इसकी ए की क्षमता निकाले तो ये 8 आ जाएगी, इसकी क्षमता निकाले 5 आ जाएगी, इसकी क्षमता निकाले -4, क्योंकि ये खाली करेगा। कह रहा है अगर ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों पाइपों को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 में से 4, ये 9 आ जाएगा। ठीक, 9 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हमारा पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो अगर हम ऑप्शन से देखते जाके तो देखते कि 9 किसके नीचे आएगा, तो ये दो तो आंसर हमारे हो नहीं सकते। 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें दोनों में 9 आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लो। 4 9 9 चौक 36 और 4 बचेगा ऊपर, ये हो जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस एक ही ऑप्शन होता, यहाँ मान लो इसके नीचे 7 होता, हम लोग कैलकुलेशन ही नहीं करते, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या करा है, सिंप्लीफिकेशन का। मैंने बोला कि ये जो इस टाइप के सवाल है सिंप्लीफिकेशन वाले, वो तो आपको करके ही जाने, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखो इसका मान पूछा। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इसको हम लोग 2/7 लिख सकते हैं ना, 2/7 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 7 एलसीएम हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। ये हमारा फिर इधर माइनस है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/7 हो जाएगा, 5 ये कट जाएगा ना ऐसे ऐसे, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी 5/7 आ जाएगा। और ये दोनों एक ही ब्रैकेट में, ये हमारा कट के पूरा इतनी वैल्यू हमारी क्या हो गई, जाके 0 हो गई। ठीक है, अब ये वाली मतलब वैल्यू टोटल 0 हो गई। अब इधर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा। ठीक, और फिर 8 1 कम 8, मतलब ये इतना 8 आ जाएगा, और इसको 6 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू टोटल हमारी 14 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 14 इधर गुणे में जाएगा तो ये 14 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 3 6 1 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खूब सारा करके जाना। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको वहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे एग्जाम में। अगला सवाल कह रहा है कि सुनील, बासिद, विक्रम, कुलदीप को 3 7 8 और 13 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि सुनील और बासिद के वेतन के बीच का अंतर इतना है। अब देखो सुनील का वेतन 3 है, बासित का 7 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 4। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 की वैल्यू दिए जाके 2000। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 500 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 500 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो विक्रम और कुलदीप के वेतन के बीच का कितना अंतर है। अब देखो हमसे उसने क्या बोला है कि विक्रम और कुलदीप के बीच का अंतर ये कितना है, जाके 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, जाके 8 ये 5 आ जाएगा जाके ना, 8 5 13। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हमसे पूछा है तो
25 तो आ जाएगी जाके, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल करने ये ध्यान रखना। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 56-70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिनों में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ कर गया। अब देखो उसने हमको दिया कि जो ए है वो कार्य को करता है 56 दिन में और जो बी है वो कार्य को करता है जाके 70 दिन में। अगर हम यहाँ से टोटल कार्य लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा जाके 280। ठीक, तो जब 280 एलसीएम हो जाएगा, ये 56 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा जाके, ये हमारा जाएगा जाके 56 दूनी 112। ठीक, 28 दूनी 56, ये हमारा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा जाके, 5 बार जाएगा। ठीक है, हम लोग जब इसको अगर हम लोग काटे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा जाके, 4 बार जाएगा। ठीक, मतलब ए की एफिशिएंसी 7 और बी की कितनी आ जाएगी जाके, एक दिन की क्षमता 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बचा हुआ कार्य बी ने 34 दिन किया। अब देखो बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में क्या करता है, कितना काम करता है, 4 काम। तो जो बी है वो 34 दिन में कितना काम करेगा, जो बी ये है 4 की क्षमता से 34 दिन में कितना काम करेगा जाके। ठीक, आप यहाँ से 34 चौको कर लेंगे, कितना आ जाएगा। ठीक, 34 चौको आप करेंगे जाके, देखो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 3 12, 1 4 3 12। ठीक, एक मिनट, हाँ 4 चौको, एक मिनट क्या दिमाग चला, 4 चौको 16, 4 3 12, 1 13, 136 हो जाएगा ना। ये आप 34 चौको 136 कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या निकल के आया जाके, इसने 34 दिन में इतना काम किया, तो टोटल काम कितना बचेगा जाके, यहाँ से टोटल काम घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके, 144 बचेगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस 44 काम को, ठीक है ना, शुरू में ही तो ये दोनों लोग करके छोड़ रहे थे ना, तो अगर शुरू में दोनों लोग कर रहे थे 9 की क्षमता से कितने दिन करेंगे जाके, 16 नहीं 144, तो 16 दिन में, मतलब कि जो है वो एक कार को, जो ए है वो कार्य को 16 दिन के बाद छोड़ता है जाके। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या करा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है। ठीक, यदि शंकु का आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है जाके, अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें आप बस देख के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पर एक बार नजर डालें, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर एक बार ऑप्शन पे नजर डालें, क्या होगा, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे एक बार नजर डालें तो जो हमारा ऑप्शन दिया जाके त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो एच होता है जाके वो क्या होता है, अंडर रूट, जो त्रिज्या की ऊंचाई एल होती जाके अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये होता है ना जाके। मतलब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय बनती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब हो गया जाके त्रिज्या और ये क्या होंगे, अगर ये 8 15 है, ठीक, तो 8 15 1 17 का क्या होता है जाके एक ट्रिपलेट, तो मतलब कि एन कितना आ जाएगा जाके हमारा 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि त्रिज्या और एच के 8:15, मतलब यहाँ से हमको एक ट्रिपलेट नजर आएगा 8 15 17, तो जो त्रिज्या को चाहिए एल हो जाएगा वो हमारा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे कि एक नाव की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। मतलब जो नाव है विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें x माइनस वाई, मतलब ये रिलेटिव स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगी। यहाँ पे x क्या है, नाव की चाल है, और y क्या धारा की चाल है, तो 6 9 54 9 आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यदि धारा की चाल इतनी है, अगर ये धारा की चाल इतनी है, ठीक, तो हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 9 में जुड़ेगा जाके 13.8 आ जाएगी, हमारी नाव की चाल आ गई। तो नाव को धारा की दिशा में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा,
तो धारा की दिशा में जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी जाके यहाँ से इसको जोड़ेंगे जाके 18.6 आ जाएगी, और डिस्टेंस कितनी है 20279 है जाके। ठीक, तो हमसे वो बोल रहा है कि तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो आप यहाँ से एक या तो ये कर लो, ठीक, या तो आप इसको देखो, इसको आप डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो पूरी पूरी वैल्यू कट नहीं रही है जाके ना। अगर हम यहाँ पे इसको काटेंगे तो हमारी पूरी पूरी वैल्यू कट नहीं रही है जाके, ठीक है। तो आपको इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको काटेंगे जाके, अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि यहाँ पे हम लोग यहाँ मान लें कि 18 है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने मान लिया कि 27 है, यहाँ 27 मान लिया, यहाँ पे हमने 18 मान लिया, ठीक। तो अगर हम इसको काटे तो ये 18 एक कम 18 आ जाएगा, एक बार मान लिया, ठीक। या हम इसको मान लें कि 270 है और नीचे हमारा 18 है जाके, ठीक है, 270 18 मानो, ठीक, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, ठीक। तो 18 से अगर हम इसको काटे तो कितनी बार जाएगा, देखो 18 एक कम 18, ठीक, यहाँ कितना बचेगा हमारा 9, ठीक है ना, 18 पच्चे 90, मतलब 15 करके कुछ आएगा अगर हम ये ना लेते। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। देखो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप थोड़ा सा ये देखो कि 18 दशमलव कुछ है, तो इसका मतलब 18 पूरा मान लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या जाके 279, आप इसको 280 भी मान सकते थे, ठीक है, 280 भी, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर में है, ठीक। अगर हम 270 भी मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से के प्रतिशत अधिक अंकित करता है, ठीक। यदि दुकानदार 20% छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमसे उसने क्या बोला है कि यहाँ पे सीपी बटे एमपी में एक रिलेशन होता है, या कि देखो उसी पे बेस सवाल है। कह रहा है कि 20% की छूट देता है तो मतलब कि वो 80 रुपये में जाता है, 100 में डिस्काउंट होता है, और 25% लाभ होता है, मतलब कि 125 का उसको लाभ होगा, ठीक, 125 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा जाके 125 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 16, ठीक, 85, या 16 आ जाएगा जाके, और इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 25। तो 16 और 25 का सीपी बटे एमपी का रेशियो आ गया जाके। अब वो कह रहा है कि उसको के प्रतिशत अधिक अंकित करता है, तो इसी वीक की वैल्यू देखो 16 पर वो कितने की 16 पर वो कितने अधिक अंकित कर रहा है जाके 9 अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है। इसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है जाके। देखो अगर हम इसको परसेंटेज में निकाले तो यहाँ 2 जीरो हमको लगाने पड़ेंगे ना। अगर हम यहाँ से डिजिट सम देखें, ठीक, अगर हम यहाँ से डिजिट सम देखें, जीरो भी ना भी लगाते कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ हमारा नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर हमारा क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन देखो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट 9 आएगा। सारे ऑप्शन को हम लोग देखें तो सारे ऑप्शन हमारे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 9 में है, ठीक है। सबका यूनिट डिजिट, क्योंकि जो चार डिजिट है सब में वही सेम है, तो यूनिट डिजिट सबका सेम आएगा, तो हम लोग यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे। अब जब यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे तो और कोई तरीका देखेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग अब देखो कह रहा है कि जाके नीचे कितना था जाके 16। अगर हम लोग इसको देखें तो देखो अब इसको डिवाइड ही कर लो, ठीक है ना। 16 5 80 जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा जाके 16 5 80 जाएगा जाके, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 16 छक्का 96 जाएगा। अब देखो 2 अंक देखें तो इसमें भी 2 अंक सेम, इसमें भी 2 अंक, ये तो 2 आंसर नहीं होंगे जाके। अब हमें देखना है 5 बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, बस इतना देखना है। यहाँ कितना बचेगा 96, 4 बचा तो मतलब 40 हो जाएगा, 16 अब देखो 40 16 दूनी 32 ही तो जाएगा ना। जैसे ही हमने 2 देखा तो ऑप्शन नंबर बी हमने टिक कर दिया जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे जाके। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो देखो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर हम 105 को डिवाइड करेंगे जाके, अगर हम 105 को 36 से हम लोग ऑप्शन से उठाएंगे, अगर हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 यहाँ कितना होता है, 36 यहाँ होता है जाके 108। अब 108 तो देखो 5 से 3 ज़्यादा चला गया। अगर हम लोग माइनस भी घटा के देखेंगे तो बहुत कम से कम मतलब कि 33 आया जाएगा जाके, 33 आएगा जाके। 2 बार भी ले जाएंगे तो इसका 33 आया जाएगा जाके शेष पर। जब क्यों करें 9 देता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 48 को ले, ठीक है, तो 48 दूनी होता है जाके 96, ठीक है ना। तो 96 में देखेंगे तो यहाँ देखो 4 5 यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 9 शेषफल बच रहा है। लेकिन अभी इसको तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये वाला भी देखो कि जब 164 को भाग करेंगे, 164 को 48 से भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, ठीक।
तो अगर हम यहाँ पे भाग करेंगे जाके तो 48 तियाँ कितना हो जाएगा, ठीक। अगर हम 48 तियाँ देखें जाके तो 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 और इनका डिफरेंस देखें तो 20, मतलब शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या दिया जाके, जो पासिंग मार्क दिया जाके वो 40% दिया है, ठीक है। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब अगर वो 40% लाता तो पास होता, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसको 120 अंक प्राप्त हुए, 30 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब है कि ये 40% की वैल्यू हो जाएगी जाके, अगर वो 30 अंक और ले आता तो ये पास होता जाता जाके, मतलब कि जो 40% की वैल्यू दी है जाके वो कितनी है जाके 150 दी है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब क्या है, टोटल पूर्णांक नंबर, ठीक है ना। 100% की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से ये 0 कट गया जाके और इसको काटेंगे जाके 25 आ जाएगा। 25 25 125 हासिल आ जाएंगे 12, 25 से 25 12 37, ठीक है। 375 क्या हो जाएगा जाके 375 उसका टोटल पूर्णांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात है। देखो जब कभी भी ऐसा निकाल आए कि उतना ही मिश्रण निकाला जाता है, उसमें कोई वैल्यू डाली जाती है क्वांटिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये देखेंगे कि डाला कि टोटल कितना जाके 50 और निकाला कितना जा रहा है 10, ठीक है। उनका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, वहाँ माइनस लगा देंगे 1/5, मतलब इसका ये माइनस का मतलब ये है कि 5 वैल्यू में थी 1 निकाली जा रही है, ठीक। और ऐसा कितनी बार किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है। मतलब 5 था 1 निकाला गया 4 बचा, 5 था 1 निकाला गया 4 बचा, 5 था 1 निकाला गया 4 बचा। यहाँ पे इनका गुणा करेंगे जाके 125 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे जाके 64 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये जो हमारा रेशियो होता है ये क्या होता है, ये हमारा क्या निकाला जा रहा था, ये हमारा जो होता है जाके दूध, ये हमारा मिल्क ही होता है जाके, ये भी मिल्क होता है, ठीक है, और हमारा ये भी मिल्क होता है। बस ये कि ये हमारा पहले का मिल्क था, ये जो मतलब कि ये हमारा पहले का मिल्क था, ठीक, और ये हमारा बाद में बचा हुआ मिल्क है। तो पानी कैसे निकलता है, पानी इनके डिफरेंस से निकलता है। तो हम लोग 125 में 64 घटाएंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक। वही हमसे कह रहा है कि अंततः पानी और दूध के बीच का क्या अनुपात है, तो पानी हमारा 61 हो गया, दूध हमारा कितना है जाके अंततः मतलब बाद में 61 रेशियो 64। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 125 होता है जाके ये क्या होता है, प्रारंभिक मिल्क, पहले जो मिल्क था, और ये जो बाद में बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े निकल गए, ठीक है ना, और बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा निकालो, ये जो हमको दर्जन में दिया रहेगा इसकी ऐसे निकालो नंबर में कि 20 दर्जन का मतलब होता है जाके 240 आम, ठीक। अब आप दिमाग में ही इसमें सड़े हुए घटा दो, 40 सड़े हुए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाले एक आम का तो 1220 दर्जन का था मूल्य था, तो 240 कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो कि हमारा कितना आ जाएगा जाके 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इसी 5 को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचा होगा। 5 का हम लोग 30% मतलब होता है जाके 130 बटे में 100, ठीक है। तो एक 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आता है जाके मतलब कि 2 आम को 13 रुपए में बेचता है, 2 आम को बेचता है 13 रुपए में, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि प्रति दर्जन के मूल्य, मतलब इसको हमें 12 बनाना है तो 6 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे तो 13 छंग 78 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से जब वो बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस इतना कर लो कि तुमको पता होना चाहिए कि अगर वो पूछ रहा है प्रति दर्जन के इस मूल्य पर बेचना चाहिए इतने % लाभ पर, तो आपको जो टोटल दर्जन में वैल्यू दी उसकी क्वांटिटी निकाल लो, उसमें से सड़े हुए को घटा दो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, मूल्य को भाग देकर, ठीक।
फिर उसके बाद उतने का ही जितने परसेंट प्रॉफिट का निकाल लो, अगर हमें दर्जन फिनिके बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे निकल आएगा। हम लोग बात करेंगे जाके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है, ठीक, एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है। इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? देखो ऐसा कभी भी समय आपसे पूछे तो आप गैप बटे में रिलेटिव स्पीड लगा दिया पूरा, गैप बटे रिलेटिव स्पीड। गैप कितना है जाके 288 मीटर है। अब रिलेटिव स्पीड, चोर हमेशा भागेगा, पुलिस हमेशा पकड़ेगी, तो हमेशा उनका डिफरेंस होता है। तो 30 और 42 का डिफरेंस 12 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 4, 12 चौको 48, 48 मतलब कि 24 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारे प्रैक्टिस से समाप्त हुआ जाके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक वहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना। बाकी मिलेंगे हम लोग अपने कल के नए प्रैक्टिस सेट में।